नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और घबराने की कोई बात नहीं है। सीटें जितनी आई है, कोई परेशानी नहीं है। एक सीट आए, दो सीट आए, हमें तो एक सीट लेनी है। ठीक है, मानते हैं कि वैकेंसी में सीट बहुत कम है, लेकिन निश्चित ये मान के चलिए कि वैकेंसी में सीटें बढ़ेगी। उसमें एक लाइन उन्होंने पहले ही लिख दी है, बढ़ाई और घटाई जा सकती है और वृद्धि की जा सकती है। इसको डार्क करके दिया है उन्होंने। अब आप सोच लो, थोड़ा हिंट मिल रहा है और ऊपर से भी हिंट मिल रहा है कि वैकेंसी में सीटें बढ़ाई जाएगी। बढ़े या न बढ़े, लेकिन हमें अब इसके अनुसार तैयारी करनी है, और जिसने इसके अनुसार तैयारी कर ली तो सीटें बढ़ने पर तो उसका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए मित्रों, आप तैयारी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। आप लगातार नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। साथियों, हम बहुत स्पीड के साथ आगे चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। मित्रों, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि कोर्स की चिंता नहीं करनी है, और मैं कोर्स में कराता हूं और कराऊंगा। अब सोचो आप यार, मैंने अलंकार खत्म कर दिया, ये काव्य गुण अभी आज खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर के अंदर काव्य गुण खत्म। साथियों, ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको कहीं भी इस तरह के नोट्स नहीं मिलेंगे। ये देखो, 2013 में मैंने ये नोट्स बनाए थे। अब आप सोचो कि इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। साथियों देखो, काव्य गुण। अब काव्य गुण साथियों होता क्या है? काव्य के रस उत्कर्ष में, यानी कि रस को बढ़ाने में जो सहायक तत्व होते हैं, उनको ही काव्य गुण कहा जाता है। यानी कि जो काव्य होता है मित्रों, काव्य के अंतर्गत जो भी तत्व होते हैं, जो तत्व उनको रस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, वो सहायक जो तत्व होते हैं, उनको काव्य गुण कहा जाता है। साथियों, जिस प्रकार उदारता, विनम्रता, वीरता आदि मनुष्य के गुण होते हैं, उसी प्रकार से ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये जो है काव्य के क्या होते हैं? गुण होते हैं। जिस तरह से मनुष्य के उदारता, विनम्रता, वीरता होते नहीं होते, बहुत सारे लोग उदारवादी होते हैं, बहुत सारे लोग जो है दयावान होते हैं, स्वभाव उनका विनम्र होता है, बहुत सारे वीरता दिखाते हैं। तो ये सब लोगों के मन में क्या होता है? एक लोगों का जो स्वभाव होता है वो होता है। तो मित्रों, यहाँ पर इसी तरह से काव्य के अंदर रस का उत्कर्ष करने के लिए इन गुणों का प्रयोग किया जाता है। और ये गुण जो मुख्य हैं, वो ओज गुण है, प्रसाद गुण है और माधुर्य गुण है। साथियों, बहुत अच्छे नोट्स हैं, और इन नोट्स को जिसने पढ़ लिया ना, उसको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी मत कोर्स खरीदो यार, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप मत खरीदो कोर्स। मैं आपका पूरा एक एक टॉपिक कराऊंगा सेकंड पेपर का, ये मैंने आपसे बोला था, मैंने वादा किया था। अब देखो आप कैसे कोर्स पूरा होता है। लेकिन साथियों, विश्वास तो रखो। विश्वास ही नहीं है आप लोगों को यार, गजब की बात हो रही है यार। देखो साथियों, और एक चीज मैं बता देता हूँ, कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इन सभी की पीडीएफ आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर फ्री मिलेगी। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे मित्रों। कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर ही मैंने टेस्ट सीरीज डाली हुई है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज, उसको ज्वाइन कर लेना। बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब गुणों के संबंध में रीति से माना जाता है, यानी कि जो गुणों का संबंध है साथियों, उसका संबंध किससे माना जाता है? रीति से माना जाता है। आगे बात करते हैं। काव्य गुण और काव्य रीतियां एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। काव्य गुण और काव्य रीतियां दोनों ही एक दूसरे पर क्या होती है? आश्रित होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ पर आगे बात आती है कि आचार्य जो वामन थे, उन्होंने काव्य गुणों की परिभाषित किया है। अब काव्य गुण को किस रूप में परिभाषित किया है? देखो, काव्य शोभाया कर्तार धर्मो गुणा। ये सूत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किसका है। कभी कभी दे दिया जाता है साथियों कि काव्य के लिए ये किसने कहा था। या फिर वहां पर चार पांच इस तरह के परिभाषित या परिभाषाएं सूत्र के रूप में दे दी जाती है। वहां पर चार यहाँ पर दे दिए जाएंगे आपको, कोई भी राइटर। तो वहां पर पता होना चाहिए आपको कि ये आचार्य वामन का है। काव्य शोभाया कृतार धर्म गुणा, यानी कि ये आचार्य वामन का रहा है मेरे मित्रों। याद रख लेना, काव्य शोभाया कृतार धर्मा गुणा। ठीक है।
एक और भी है, ये याद रखना, आचार्य भामा का, हाँ आचार्य भरत मुनि का। भरत मुनि का है ना भैया, सेम ऐसा ही है वो भी। काव्य शोभाया धर्मा, ठीक है। तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये याद रख लेना। आ जाता है, ये बहुत सी बार पूछ लिया जाता है किसका है, तो ये आचार्य वामन का है। ठीक है। धर्मा गुणा जहां पर आ रहा है, धर्मा गुणा, ये सब वामन का है। धर्मा गुणा किसका है, वामन का है। कर लोगे ना याद। अर्थात काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म हैं, वही काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं, वही काव्य के गुण कहलाते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं अब साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है आचार्य भामह, आचार्य भरत मुनि और आचार्य दंडी, यानी कि बीबीडी। इनका एक सूत्र मैंने बनाया है, बीबीडी। तो आचार्य भामह, भरत मुनि और दंडी ने काव्य गुणों की जो संख्या मानी है, वो कितनी मानी है, 10 मानी है। यानी कि बीबीडी ने कितनी कितनी मानी है, 10 मानी है। इसमें क्या सूत्र बनता है, भामह मतलब बी, और भरत मुनि यानी कि बी, और डी से दंडी। तो ठीक है, बीबीडी, तो बीबीडी ने कितनी मानी है, डी से 10। इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हो। याद करने की ट्रिक तो मैं बता दूंगा, याद आपको करना है, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। आपका कोर्स 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। देखो साथियों, आचार्य भामा, आचार्य भरत मुनि और आचार्य दंडी, यानी कि बीबीडी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। ठीक है, याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, आचार्य भामा ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, भरत मुनि ने कितनी मानी है, दंडी ने कितनी मानी है, तो कितनी मानी है, 10 मानी है। आगे बात करते हैं, व्यास जी ने भी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 19 मानी है। चलिए आगे बढ़ते जाइए। आचार्य वामन, अब आचार्य वामन जो है, काव्य गुणों की संख्या 2 मानते हैं। कितनी मानते हैं, जो आचार्य वामन है, वो काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं, 2 मानते हैं। जो मुख्य काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं, 2 मानते हैं। कौन कौन से हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण। फिर शब्द गुण के भी 10 और अर्थ गुण के भी 10। इस प्रकार से उन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, 10 मानी। यानी कि वामन ने विंस, वामन ने विंस, विंस मतलब 10। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। तो आचार्य बीबीडी ने कितनी मानी, 10, और वामन ने कितनी मानी, विंसति, विंसति मतलब 20। ठीक है, इस तरह से याद कर लो। आगे बात करते हैं मेरे मित्रों। अब आती है बात आचार्य भोजराज। भोजराज ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 24 मानी है। भोजराज के द्वारा काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, 24 मानी गई है। आगे बात करेंगे, काव्य गुणों के संबंध में सर्वाधिक समीचीन जो मत है, वो आचार्य मम्मट का माना जाता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मत माना जाता है, वो आचार्य मम्मट का माना जाता है। और आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, 3 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 3 मानी गई है। साथियों, जो मेरा विश्वास करके अगर पढ़ रहा होगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए। ये मेरी मेहनत है, इसमें मैंने अपनी मेहनत करी है। और किसी को हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स, काव्य शास्त्र के नोट्स अगर किसी को मंगवाने हैं, 8,000 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के काव्य शास्त्र के मैंने बनाए हैं। अगर किसी को मंगवाने हैं तो वो मुझे फोन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी दिए हुए हैं। तो मित्रों पढ़ो, और यार लाइक तो कर दिया करो साथियों यार। हाँ, क्या बिगड़ेगा बताओ, आप लाइक कर दोगे तो कुछ बिगड़ जाए क्या। और पहली बार अगर कोई देखता है तो सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है, और तो क्या है साथियों। और आचार्य जो कुंतक थे, उन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 3 मानी है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं साथियों, एक बार याद रखना। तो काव्य शोभा कर्तार धर्मा गुणों, ये किसका सूत्र है, आचार्य वामन का है। आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, मुख्य रूप से 2 मानी है, और वैसे कितनी मानी है, 20 मानी है। इसके बाद में बीबीडी ने कितनी मानी है, 10 मानी है। बी का मतलब भामा, बी का मतलब भरत मुनि, और फिर डी का मतलब दंडी। तो इन्होंने कितनी मानी है, सभी ने 10-10 मानी है। व्यास जी ने कितनी मानी है, 19 मानी है। बढ़े आगे, आचार्य जो भोजराज है, उन्होंने 24 मानी है। और आचार्य मम्मट ने जो काव्य गुणों की संख्या है, वो कितनी मानी है, 3 मानी है। कुंतक ने भी कितनी मानी है, 3 मानी है साथियों। बढ़ते हैं आगे। अब ये 3 कौन कौन से हैं, एक तो है ओज गुण, एक है प्रसाद गुण, और एक है माधुर्य गुण। ओज का मतलब ही होता है साथियों जोश। ओज का मतलब ही क्या होता है, जोश होता है, जोश।
ये ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ भी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं? 3 मानते हैं। देखो मम्मट ने कितनी मानी है काव्य गुणों की संख्या? 3 मानी है। आचार्य मम्मट ने भी 3 मानी है, कुंतक ने भी 3 मानी है, और आचार्य जो विश्वनाथ है उन्होंने भी 3 मानी है, पंडित राज जगन्नाथ ने भी 3 मानी है काव्य गुणों की संख्या। इसका मतलब कहा जाता है कि जो काव्य गुण है वो मुख्य रूप से कितने हैं? 3 हैं। पहला ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। चलिए पहले गुण की बात करते हैं साथियों। पहला गुण कौन सा है यहाँ पर? वो है ओज गुण। अब ओज गुण का यानी कि ओज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ओज का जो अर्थ होता है वो होता है स्फूर्ति, जोश। क्या होता है ओज का अर्थ? स्फूर्ति या फिर जोश होता है। पढ़िए साथियों, ऐसी रचना जिसे पढ़ते हुए या सुनते हुए चित्त में, ऐसी रचना जिसे पढ़ते हुए या सुनते हुए चित्त में यानी कि मन में आवेश उत्पन्न हो जाए, उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, स्फूर्ति उत्पन्न हो जाए, उत्साह उत्पन्न हो जाए, साथियों ऐसे ही काव्य को ओज गुणमय कहा जाता है। तो एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, ओज का मतलब क्या होता है? स्फूर्ति होता है। और ऐसी रचना या ऐसा काव्य जिसको पढ़ते हुए सुनते हुए मन में आवेश पैदा हो जाए, जोश पैदा हो जाए, स्फूर्ति पैदा हो जाए, उत्साह पैदा हो जाए, उत्तेजना पैदा हो जाए, साथियों उसे ही ओज गुणमय रच कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए साथियों, ये है सबसे मुख्य बात, और इस पर एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये सबसे मुख्य बात है साथियों। ये आप लोगों को दे दिया जाएगा और एक किसी दूसरे गुण की विशेषता दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी विशेषता है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाता है यहां से, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा, ट वर्गीय यानी कि जो ओज गुण होता है, ट वर्गीय परुष यानी कि कठोर व्यंजनों का आधिक्य होता है। जो ओज गुण की जो रचनाएं होती है, ओज गुण का जो काव्य होता है, उसमें ट वर्गीय अधिकतर व्यंजन आते हैं। ट वर्गीय यानी कि ट, ठ, ड, ढ, इस तरह से ट, ठ, ड, ढ, अण, इस तरह के जो वर्ण आते हैं साथियों, वो क्या होते हैं? ओज गुण से युक्त काव्य होता है। तो ट ट वर्गीय व्यंजन होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, संयुक्त अक्षरों का वहां वहां पर अधिकतर बाहुल्य होता है, संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर मतलब शत्रज्ञ, क्या क्या होता है? श, श्र, त्र और गे, ये संयुक्त अक्षर है। इनका बहुत बड़ा बाहुल्य होता है उसके अंदर। ठीक है, द्वित्व वर्णों की भी बहुलता होती है। अब द्वित्व वर्ण क्या होते हैं? ये द और एक इस तरह से अब होते हैं ना, होते ये च इस तरह से, ये द्वित्व वर्ण है। तो ये द्वित्व वर्ण है भाई। ठीक है, इस तरह के एक साथ आते हैं ना, इस तरह से आधा च पूरा च, आधा द पूरा द, आधा ट पूरा द, तो ये द्वित्व वर्ण होते हैं। तो इस तरह के वहां पर बाहुल्यता होती है। तो ये ध्यान रखना मेरे मित्रों, में सही बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त नोट्स हैं यार, जबरदस्त। आप लोगों के लिए मैंने ये नोट्स जो है ना निकाल करके मैंने यार, चलो बच्चों को फुल स्पीड के साथ पढ़ाते हैं और फुल स्पीड के साथ बांटते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। ठीक है, तो संयुक्त अक्षर होते हैं और द्वित्व वर्णों की भी बहुलता होती है। सामासिक शब्दावली की बहुलता होती है। सामासिक शब्दावली का मतलब आप समझते होंगे, जहां पर डेश वगैरह आ जाता है। जैसे यहां पर आपने देखा साथियों, आधान प्रधान, आधान, और इस तरह से डेस आकर के वहां पर प्रधान। तो ये इस तरह से सामासिक, चरण कमल होता है ना, चरण डेस कमल। तो ये इस तरह की जो है सामासिक पद वहां पर ज्यादातर होते हैं। तो सामासिक शब्दावली की बहुलता होती है। अब बात करते हैं बहुत खतरनाक वाली। ये है खतरनाक वाली बात, जहां पर ओज गुण होता है वहां वीर रस की प्रधानता होती है, विभत्स डरावना रस वहां पर होता है, भयानक रस वहां पर होता है, रौद्र रस वहां पर होता है। ये तगड़े रस जो होते हैं साथियों, देखो एक जैसे सिमिलर रस हैं, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस। तो ये ऐसे जो रस हैं साथियों, ये ओज गुण में पाए जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर पहला उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे। देखो आप, कितना जोश भरा हुआ है साथियों, कितना जोश है इसके अंदर। है रुंड गिरे गज झुंड गिरे,
कट कट अवनी पर सुंड गिरे, ये युद्ध की स्थिति बताई जा रही है साथियों, जहां पर युद्ध होता है और वहां पर धरती पर जो है हाथियों के झुंड है वहां पर, और वहां पर धरती पर क्या हो रहा है, कट कट करके उनकी जो सुंड है वो गिर रही है। तो वीर रस हुआ नहीं हुआ साथियों, बताओ आप यहाँ पर कट कट, देखो यहाँ सामासिक बहु सामासिक शब्दावली का प्रयोग हो रहा है नहीं हो रहा, कट कट यानी कि अव्यय भाव समास यहाँ पर लड़ते लड़ते, देखो यहाँ पर सामासिक बहुल हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये चीजें होती है। अब यहाँ पर हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, देखो ड यानी कि ट वर्ण ट वर्गीय वर्णों की आवृत्ति हो रही नहीं हो रही है, यहाँ पर देखो अधिकतर हो रही है ना, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ये गुण हुआ साथियों, वो हुआ है ओज गुण। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा पहले उदाहरण में। चले आगे बढ़ते हैं। साथ में और भी विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चित्त को उद्दीप्त करने और अमृत वाली शैली यहाँ पर होती है, प्रौढ़ भावों की अभिव्यक्ति होती है, ध्वन्यात्मकता यहाँ देखी जाती है। ध्वन्यात्मकता होती क्या है साथियों, ये लास्ट में जो है ना, जैसे सुंड गिरे उसी तरह से यहाँ पर झुंड गिरे, तो ये ध्वन्यात्मकता लास्ट में एक जैसी ध्वनि आ रही है, इसका मतलब ध्वन्यात्मकता यहाँ पर देखी जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा उदाहरण लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। हिमद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सम उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, देखो आजादी की बात की गई है भैया। अमृते वीर पुत्र हैं, अमृते वीर पुत्र हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, ये देखो यहाँ पर ये आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये है संयुक्त व्यंजन। और दूसरी बात, इस लाइन को पढ़ने पर ही एक जोश पैदा होता है, बड़े चलो बड़े चलो, तो एक जोश पैदा हो रहा है, तो जोश पैदा हो रहा है, उत्साह पैदा हो रहा है, वीरता पैदा हो रही है साथियों। तो ऐसी पंक्तियां, ऐसी काव्य पंक्तियां जिनमें इस तरह का भाव हो, जहां पर जोश हो, विभत्स रस हो, वीर रस हो, रौद्र रस हो, भयानक रस हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है मेरे मित्रों, वहां पर ओज गुण, अलंकार नहीं सॉरी, ओज गुण होता है। ठीक है, वहां पर कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। सामासिक बहुला प्रधान जो शैली होती है, जहां पर सामासिक पदों की बहुलता होती है, वहां पर भी ओज गुण होता है। जहां पर ट वर्गीय व्यंजनों की अधिकता होती है, वहां पर भी ओज गुण होता है मेरे मित्रों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला तीसरा उदाहरण लेकर के आए आप लोगों के लिए। गिर गिरी भूप पर रुंड उठे, क्या बात है यार, कर अट्टहास, ये देखो यहाँ पर द्वित्व वर्णों की प्रधानता हो रही नहीं हो रही, तो ये चीजें समझने वाली होती है। अरे आप भगते हो बड़े बड़े टीवियों पर, जाओ जाओ, जिसको जाना है जाएगा भैया, वो रुकेगा नहीं, मेरे कहने से भी नहीं रुकेगा, वो जिसको जाना है वो जाएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं पढ़ाता हूं और मेरे नोट से पढ़ा रहा हूं, जान झोंक दूंगा आप लोगों के लिए, सोच लेना, बस पढ़ लो मेरे मित्रों, पढ़ लेना, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अरे उदाहरण भी बाहर नहीं जाएगा, देख लेना तुम लोग, ठीक है। अरे मुंड उठे कोलाहल घोर प्रचंड उठे, रणनाथ पिशाची मुंड उठे, देखो रणनाथ पिशाची मुंड उठे, कितनी भयानकता इसमें दर्शाई गई है, इसके अंदर कितनी वीरता इसके अंदर दर्शाई गई है, कितनी यहाँ पर साथियों जोश और उत्साह का भाव प्रकट किया गया है, आप खुद सोचो। तो ओज गुण नहीं है कि यहाँ पर ऐसे पता लग रहा है यार, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। देखो लंका कांड की यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, चौथा उदाहरण लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। चिक्करई दिग्गज डोल मही, चिक्करी चक्कर में दिग्गज डोल मही, ऐ लोल सागर खर भरे, मन हरक सम गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे, कर कर ही मरकट विकट, छट बहु कोटि कोटिन धावही, जे राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही, ये लंका कांड से ली गई पंक्तियां हैं। सोचो आप, अरे पढ़ने पर ही जोश आ रहा है भैया, और वैसे भी ट वर्णों की प्रधानता हो रही है, वैसे भी ट वर्ण इसमें बहुत बार देखा गया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। मान लीजिए कि मैंने ये लाइन आपको समझा दी, लेकिन ये नहीं आई तो आप क्या करोगे, ऐसी लाइन वहां पर आ गई जो आपको समझ में ही नहीं आ रही है, तो जब आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरे मित्रों, ये विशेषताएं आपको काम देगी, इन विशेषताओं को ध्यान से सुन लेना, यही सबसे मेन है, और सब पागल बनाने वाली बातें हैं। आगे
पांचवें नंबर पर देखो, धनी वज्र, ये देखो, धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नैन मुख ढांप रहे, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर है, तुझे बुलाता कृषक अधीर है, ये विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सारा, हाड़ मात्र ही आधार है जीवन के पारावार। बादल राग एक कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 12th क्लास में, वहां से ये पंक्तियां ली गई है, तो इसमें भी ओज गुण है। तो मित्रों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा ओज गुण, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिए हुए हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसको नोट्स चाहिए, जिसको क्वेश्चन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मेरे से बात कर सकता है साथियों। बस बहुत ही कम प्राइस में मैंने रखी है और आप मंगवा सकते हैं। ठीक है साथियों, दूसरा गुण आता है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का मतलब क्या? प्रसाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रसन्नता होता है। प्रसाद से प्र से प्रसन्नता, ठीक है। ओज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्फूर्ति। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता, ठीक है। ऐसी रचना जिसे पढ़ करके सुन करके मन में यानी कि चित्त में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है, प्रसाद गुणमयी रचना कहलाती है। साथियों जो ओज गुण की हम लोग पंक्तियां पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा उसमें जोश और उत्साह पैदा हो रहा था। ट वर्णों की बहुत ज्यादा बहुलता थी उसके अंदर, सामासिक पदों की बहुलता थी, द्वित्व वर्णों की बहुलता थी ओज गुण के अंदर, थी ना? बताओ अब आप। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है भाई? अब प्रसाद गुण यानी कि प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो यहाँ पर प्रसन्नता होता है, और ऐसी रचना जिसे पढ़ करके और सुन करके मन में जो है ना प्रसन्नता व्याप्त हो जाए, तो वो प्रसाद गुण से युक्त रचनाएं होती है। पढ़ते हैं आगे। प्रसाद को गुणों का राजा कहा जाता है। जो प्रसाद गुण होता है साथियों, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, गुणों का राजा कौन से गुण को कहा जाता है? प्रसाद गुण को गुणों का राजा कहा जाता है या माना जाता है, क्योंकि इसकी व्याप्ति समस्त नौ रसों में होती है। नौ रसों में व्याप्ति कौन से गुण की होती है? वो होता है प्रसाद गुण। उपदेश या सीख में भी प्रसाद गुण होता है साथियों। जहां उपदेश दिया जाए, जहां पर सीख दी जाए, वहां पर भी प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण की विशेषताएं देख लो जो आपको याद रखनी है। पहली बात तो क्या है? पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है सहज हो, सरल शब्दावली का प्रयोग किया जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। दूसरी विशेषता क्या है? मध्य समासों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी विशेषता क्या है? ऐसी रचना जिसे पढ़ते और सुनते ही अर्थ की व्याप्ति हो जाए, वहां पर कौन सा होता है? प्रसाद गुण होता है साथियों। तो ये पहला उदाहरण देखो, हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। बताओ, पढ़ते पढ़ते सब कुछ समझ में आ गया, इसका मतलब कौन सा गुण है रे भाई? प्रसाद गुण है। दूसरा उदाहरण देख लो आगे। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, पल में ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। जिस तरह से तारे प्रातः काल होते ही छिप जाते हैं, उसी तरह से पानी भी सूर्य निकलते ही वो भी छिप जाता है। वही वाली बात है, ओस वाली बूंदों की बात की गई है। तीसरी बात यहाँ पर करेंगे, ये बिखरी देती वसुंधरा, ये बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। वसुंधरा मतलब रात में ओस की बूंदी आ जाती है ना, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, होता है ना, ओस वाली बात की गई है। तीसरी समझ में आ रही है सब चीजें आप लोगों की? कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चौथा उदाहरण देखो, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, जलथल नभ में, ठीक है। और स्वर्द चांदनी बिछी हुई है, यानी कि सफेद चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। जबरदस्त बात है यार, ये तो समझ में आ रही है आप लोगों के सब। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। निराला की पंक्तियां भैया, याद रख लेना, ये निराला की जी की पंक्तियां हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं उसके, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दान को भूख मिटाने को, मुंह फरी पुरानी झोली फैलाता, मुंह फटी पुरानी झोली फैलाता। मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा ही अर्थ है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें प्रसाद गुण है। आगे है फिर छठा नंबर का यहाँ पर, सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया,
फिर कहाँ से सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। जैसा लिखा हो वैसा अर्थ समझ में आ रहा है मेरे मित्रों, तो इसका मतलब प्रसाद गुण है। देखो 7वां उदाहरण, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर लगी छिपकलियों की गद, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। जैसा लिखा हुआ है यानी कि गरीबी स्थिति की बात की गई है इसके अंतर्गत, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा मीनिंग होता है। जहां पर जैसा लिखा जाए वैसा ही मीनिंग हो, वहां पर प्रसाद गुण होता है। समझ में आ जाए वहां पर प्रसाद गुण होता है, बस ये ध्यान रखो। सहजता होती है, सरल भाषा होती है साथियों, और प्रसाद का मतलब प्रसन्नता होती है। गुणों का राजा प्रसाद गुण को कहा जाता है। प्रसाद गुण में 9 रसों का समावेश होता है, वो प्रसाद गुण होता है मेरे मित्रों। ठीक है, आगे बात करेंगे अब माधुर्य गुण की, जो तीसरा गुण आता है। ठीक है, माधुर्य गुण का अर्थ होता है मधुरता से, प्रसाद का मतलब प्रसन्नता से, माधुर्य का मतलब मधुरता से लेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। ऐसी रचना जिसे पढ़ते या सुनते ही चित्त में प्रभुत हो जाए, मन में मधुरता व्याप्त हो जाए, ठीक है, वो माधुर्य गुणमय रचनाएं होती है। यानी कि साथियों, द्रवीभूत होना, यानी कि ऐसी रचना जिसको पढ़ते और सुनते ही जो मन है वो द्रवीभूत हो जाए। द्रवीभूत मतलब मजा आ जाए, मतलब ये वाली बात है, मन में मधुरता व्याप्त हो जाए, तो वो जो रचना होती है वो माधुर्य गुण से युक्त होती है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ये होती है माधुर्य गुण में, एक तो ट वर्गीय जो व्यंजन होते हैं उनका बिल्कुल अभाव होता है, याद रखना, आप लोगों को ध्यान दे लेना भैया। दूसरी बात, संयुक्त अक्षर और द्वित्व वर्णों की अल्पता होती है, सामासिकता का अभाव होता है, ये विशेषताएं याद रखनी है। अब ये सबसे मुख्य विशेषता है, करुण और श्रृंगार रस की अभिव्यंजना होती है। यानी कि ये जो पंक्तियां होती है माधुर्य गुण की, उनमें करुण रस होता है और एक श्रृंगार रस होता है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दे लीजिए, संयुक्त अक्षर और द्वित्व वर्णों की अल्पता होती है, सामासिकता का अभाव होता है, ट वर्गीय व्यंजनों का बिल्कुल अभाव होता है, यह आपको माधुर्य गुण में ध्यान रखना है साथियों। तो पहला आता है यहाँ पर, राम को रूप निहारती जान की कंकण के नग की परछाई। बताओ श्रृंगार रस पैदा हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर, हो रहा है ना भाई। अब जब श्रृंगार रस पैदा हो रहा तो ऑटोमेटिक मुझे लग गया कि कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है भैया। राम को रूप निहारती जान की कंकण के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पल रहा नहीं। बताओ आप, तो बताओ एक पल उनको जो ना पलकों को झपका भी नहीं रही, वो कंटिन्यू देख रही है भगवान श्री राम को। तो बताओ यहाँ पर श्रृंगार रस की हो रही नहीं हो रही बात, हो रही है ना भाई। फिर क्या देखें, फिर क्या देखें भैया अब। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण, कंकण किंकनी नुपुर धुनी सुनी, यानी कि भगवान जो श्री राम हैं, बचपन की बात करी गई है उनकी, कंकण किंकनी नुपुर धुनी सुनी, कलहल लखन सन राम हृदय गुनी, मानो मदन दंदु दीनी, मनसा विश्व विजय कहूं कीनी। मतलब कितनी जबरदस्त बात कही गई, इसका मतलब यहाँ पर करुण रस या श्रृंगार रस की बात यहाँ पर की जा रही है। भगवान श्री राम बचपन में जब चलते हैं तो उनकी जो कंकनी है, जो उनके पायल हैं, वो बहुत मधुर ध्वनि पैदा करते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस की बात आती है, ये उनकी माँ देखती है इनको। आगे देखते हैं ऐसा, पतरस लालच लाल की, तो ये बतरस लालच लाल की साथियों, इसमें भी जो है कौन सा अलंकार होगा, सॉरी कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण होगा। चंचल, चंचल स्निग्ध ज्योत्सना सुंदर, अपलक अनंत नीरव भूतल, साकेत सकेत सैया पर ग्रीष्म विरल, लहरे उन पर कोमल कुंतल। तो साथियों देखो, एक तो यहाँ पर जो है लास्ट में जाकर के हम लोग ध्वन्यात्मकता भी प्रकट यहाँ पर नहीं हो रही है। दूसरी बात, इनमें हमें करुण रस प्रकट हो रहा है, तो आप इन उदाहरणों को थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, अमीरा हलाहल मद भरे, अमीय, अमीरा नहीं अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जीवत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। अमीय हलाहल मद भरे, बताओ यहाँ पर श्रृंगार रस की बात की जा रही है।
ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉरी कौन सा गुण है, यहाँ पर माधुर्य गुण है। आगे बात करते हैं। जहरी जहरी बूंद है प्रति, मानो गहरी गहरी घटा होरी है गगन में, श्याम कहे सपने में आके, मोसो चलो झूला झूलने को आजू। तो बताओ, श्रृंगार रस की बात की जा रही है ना, यहाँ पर प्रेम भरी बातें की जा रही है। चाहत जो उठी उठी गई निगूढ़ी नींद, सोई गए भाग मोरे जागे हो जगन में, आंखन खोली के देखे तो न घन है न घनश्याम है। यानी कि भगवान जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी सपना देख रही थी वो। तो जो मामला बिगड़ गया, यहाँ तो गलत हो गया, सपना टूट गया। तो चाहत जो उठी उठी गई निगूढ़ी नींद, अरे नींद क्यों टूट गई। सोए गए भाग मेरे, वो कह रही है मेरे भाग तो सो गए, मेरी नींद ही जाग गई, सब बेकार हो गया। आंख खोल के देखा तो न बादल है न घनश्याम है, छाई रही वही दो दी बूंदे, आंसू है दरग में। मतलब वही आंखों में आंसू उसके आ जाते हैं। तो इस तरह से साथियों, जहां पर भी मधुरता प्रकट हो, करुण रस की बात की जाए वहां पर, या श्रृंगार रस की बात की जाए वहां पर, आपको जब आप उन्हें दो तीन बार पढ़ोगे ना, उनको उन उदाहरणों को दो चार बार पढ़ोगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि यार यहाँ पर श्रृंगार रस आ रहा है। तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, जहां पर श्रृंगार रस वाली बात की जाती है ना, वहां पर माधुर्य गुण होता है। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रही होगी इनको पढ़ करके अर्थ निकालने में, डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा। तो डायरेक्ट अगर समझ में आ रहा है तो प्रसाद गुण है, और थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही है और करुण और श्रृंगार रस प्रकट हो रहा है तो माधुर्य गुण है। तो मेरे मित्रों, शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो साथियों, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। आज हमने हमारे जो गुण हैं वो पूरे कर लिए हैं साथियों, और मेरे साथ आप पढ़ते रहिए ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैं कभी आपके साथ बेईमानी नहीं करूंगा। मेरा विश्वास मान के चलिए साथियों। कोटा ऑनलाइन क्लासेज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए मेरे साथियों। दिल से बता रहा हूं आपसे, ईमानदारी से बता रहा हूं, कोर्स मैंने बोला था आपसे मैं पूरा कराऊंगा। ये मेरे ही नोट्स हैं, मैंने ही बनाए हैं साथियों। आप इनको पढ़िए, दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए। जान आप लोगों के लिए हाजिर है। आप बस प्राण झोंक दीजिए, आपका ये मान के चलिए कोई नहीं रोक सकता आपको। बस मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, नोट्स उतारते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इन सभी की पीडीएफ आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर मिलेगी, जो आपको डाउनलोड करके उसमें देख लेनी है साथ। ठीक है मेरे मित्रों, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक आप सबको पता होना चाहिए कि जो टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं साथियों। अभी हम लोगों ने काव्य गुण पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक होगा, वो होगा हमारा शब्द शक्ति का। ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो गए, अलंकार हो गए, काव्य गुण हो गए, अगला टॉपिक हम लोग शब्द शक्ति का लेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में साथियों। ये क्लास में रात को जो है आप लोगों के लिए बना रहा हूं, और मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों के साथ में मेहनत करता रहूंगा, आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए। बस साथ बने रहिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। आपके लिए मैं दिन रात में भी एक करने वाला हूं, बस आपका साथ मेरे साथ बना रहना। साथियों, कमेंट आपका आना चाहिए, क्या हम इस तरह से पढ़ते रहें या फिर नहीं पढ़े। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।